हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी का एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर स्वागत करती हूं और साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को समय पर कर रहे होंगे और हर बार की तरह मैं ये भी कहूंगी कि अपने आप का ख्याल रख रहे होंगे, स्वास्थ्य का, अपनी दिनचर्या का सभी प्रकार भली भांति फॉलो करते हुए, अपने रूटीन का एकदम अच्छे से पालन करते हुए अपना जीवन जी रहे होंगे खुशी खुशी। क्योंकि जितने अच्छे से हम लाइफ को जिएंगे ना, ये कहते हैं ना, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि हमें कभी भी उदास या निराश या हताश या ऐसे कि अरे भाई बस कट रही है, कोई नहीं कि भाई हेलो कैसे आप, कुछ मत पूछो बस कट रही है। अरे अच्छे से कहो बिंदास, यस बिल्कुल अच्छे है, बढ़िया है। जितना हम खुश रहेंगे, जितना हम प्रसन्नचित रहेंगे, उतनी ही परेशानियां हमसे दूर रहेंगी। आप बोलो क्यों? क्योंकि आप खुद मुझे आंसर देना कि खुशी और गम, है ना, गम और खुशी क्या एक साथ रह सकते हैं? नहीं। तो यदि खुशी होगी तो गम कैसे आएगा? नहीं आएगा। यदि खुशी होगी तो उदासी आएगी क्या? कदापि नहीं आएगी। इसलिए हमेशा प्रसन्नचित्त रहने का ही प्रयास करना है, खुश रहना है, ताकि जो भी कुछ परेशानियां हो वो आए और चली जाएं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको आपके फेवरेट चैनल पर 100% फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं और 100% फ्री ही प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। सो फ्यूचर में भी किसी भी तरह की टेंशन लेने का नहीं, हाँ टेंशन लेने का नहीं, देने का, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है ना, मैग्नेट ब्रेन्स है तो चिंता किस बात की है। चलिए अब चलते हैं इस वीडियो की तरफ। इस वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक, ऑफ कोर्स हम अपनी कक्षा 10वीं की ही बात कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक है हमारी गोधुली। पाठ 7 तक हम कर चुके हैं काव्यखंड का और पाठ 8 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और पता है पाठ 8 का नाम क्या है? पाठ 8 का नाम है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या, अजीब सा लगता है ना, दिल में बड़ा दर्द सा होता है, होना ही चाहिए। क्योंकि ये जो वृक्ष की हत्या है वो किसके द्वारा की जा रही है? मनुष्यों के द्वारा, हमारे द्वारा। हम अपने स्वार्थ में इस कदर लालची हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं कि पर्यावरण की भलाई के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। और हम ये भी भूल गए हैं कि पर्यावरण की भलाई से ही हम सब की भलाई है। लेकिन हमें तो सिर्फ और सिर्फ खुद या अपना सेल्फ चाहिए बस। लिखी है ये कविता प्रसिद्ध कवि कुंवर नारायण जी ने। इस कविता में क्या पढ़ेंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहां पर आप देखिए, कई तरह से आपने देखे होंगे। अब देखिए, सूखे या बहुत बूढ़े उम्रदराज वृक्ष या पेड़ों की हम बात करें तो उनको काटकर कुछ सामग्री या आग जलाने के लिए, जैसे चूल्हा जलाते हैं, लकड़ियों की आवश्यकता होती है, वो ठीक है, वो अब इसी के उपयोग के लिए हो गए हैं। लेकिन हरे भरे अच्छे एकदम मजबूत वृक्षों को काटकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, ये कौन सा न्याय है? ये कविता हमें बताएगी किस तरह से हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। और पर्यावरण की रक्षा करके हम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। पर्यावरण की रक्षा मतलब हमारी रक्षा। पर्यावरण है तो हम हैं, है ना। ना तो अकेला मनुष्य ही इस प्रकृति में कुछ कर सकता है। प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे पर आश्रित हैं और इसका एक दूसरे पर जो आश्रित रहता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं पता है? अन्योन्याश्रित, अंग्रेजी में इंटरडिपेंडेंट। तो ये जो है एक दूसरे पर निर्भरता, ये एक दूसरे को शक्ति प्रदान करती है। इस कविता में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक पेड़ अपना पूरा जीवन परोपकार में बिता देता है। आपने वो रहीम दास जी का एक दोहा होगा ना, सुना है क्या? वृक्ष कबहु ना फल भके, सरोवर पियहि ना पानी। ना तो वृक्ष अपने कभी फल खाते हैं और ना ही सरोवर या नदियां कभी अपना पानी पीती हैं। वो परोपकार में ही अपना जीवन बिता देती हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उस परोपकारी को हत्या की कगार पर ले जा रहे हैं। ये क्या हो गया है मनुष्य को? इसी की चेतावनी दी है कुंवर नारायण जी ने। तो इस कविता में हम यही पढ़ने जा रहे हैं। आगे
जो आपके कंधों पर समाज की जिम्मेदारी आने वाली है ना, उससे आप पहले से ही परिचित रहिए, ताकि जो भी जिम्मेदारी आए आप उस जिम्मेदारी को उठाने के लायक बन सको। चलिए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके जन्म, उनकी रचनाएं और उनकी जो भी उपलब्धियां हैं उन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे काव्य की पंक्तियां। ओके, एक बार फिर से आपकी लाली वर्मा मैडम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हैं। कुंवर नारायण जी, नमन करते हैं हम, बहुत बहुत नमन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हिंदी के सभी साहित्यकारों का, सभी रचनाकारों का, जिन्होंने अपनी रचना से, अपनी कलम से, अपने विचारों से, अपनी वास्तविकता से इस हिंदी साहित्य में एक नई दिशा प्रदान की। कुंवर नारायण जी, कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927, कब हुआ? 19 सितंबर सन 1927 में लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत सन 1950 के आसपास कर दी थी। उन्होंने कविता के अलावा, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कवि थे तो सिर्फ कविताएं ही लिखते थे, इसके अलावा उन्होंने क्या किया? उन्होंने कविता के अलावा चिंतन परक लेख, अब चिंतन परक लेख क्या होता है? क्या चिंतन परक लेख हम उसे कहेंगे जो लेख चिंता देता हो? नो, चिंतन परक लेख का अर्थ है विचारणीय, ठीक है, आर्टिकल्स, कहानियां भी लिखी, सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता उनके सृजन कर्म में हमेशा ही मुख्य रही है। मतलब मुख्यतः कह सकते हैं हम कि वे कवि के रूप में ही उनकी पहचान है, और कविता के साथ साथ वे लेख, कहानियां और सिनेमा के लिए भी कार्य करते थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह। चक्रव्यूह से कुछ याद आया? किस तरह से महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा दिया गया था कौरवों के द्वारा। अभिमन्यु जैसे तैसे, आपने छोटी सी कहानी सुनी होगी, इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि जब अभिमन्यु की माँ अर्थात सुभद्रा, है ना, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा जी जब गर्भवती थी, मतलब जब अभिमन्यु उनकी कोख में थे, तो अर्जुन उनको चक्रव्यूह का भेद बता रहे थे कि किस तरह से चक्रव्यूह में को भेदा जा सकता है और किस तरह से उससे निकला जा सकता है। तो सुभद्रा सुनती जा रही थी, तो जैसे एंटर कैसे होते हैं उस चक्रव्यूह में, वो तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन फिर बीच में उनकी आंख बंद हो गई, अर्थात नींद लग गई और वे सो गई। तो चक्रव्यूह में एंटर कैसे हुआ जा सकता है युद्ध क्षेत्र में, वो तो अभिमन्यु ने अपनी माँ की कोख में सुन लिया था, लेकिन चक्रव्यूह को पार कैसे किया जा सकता है, अर्थात उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, वो अभिमन्यु अपनी माँ की कोख में नहीं सुन पाए थे, क्योंकि उनकी माँ नींद मतलब सो गई थी। इसलिए महाभारत के युद्ध में जैसे तैसे वो छोटा सा बालक अभिमन्यु कौरवों के चक्रव्यूह को भेद तो गया था, लेकिन जब चारों तरफ से वो महारथी, जैसे कर्ण और भी कितने सारे महारथी थे, उनको चक्रव्यूह को भेद कर पार नहीं आ पाया था और उसका वध हो गया था। तो चक्रव्यूह मतलब एक इस तरह से पूरा चारों तरफ से घेरा हुआ, ठीक है। तो उनकी जो रचना है, कविता है, वो है चक्रव्यूह, परिवेशः हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों काव्य संग्रह, आत्मजयी प्रबंध काव्य, आकारों के आसपास, कहानी संग्रह, आज और आज से पहले, समीक्षा, मेरा साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में जो इंटरव्यू हम कहते हैं वही साक्षात्कार होता है, ठीक है। कुंवर नारायण जी को अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से पुरस्कार? ध्यान रखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आशान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान आदि, मतलब और भी कई सम्मान, कई पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया। कुंवर नारायण पूरी तरह नगर संवेदना के कवि हैं। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर व्यक्तित्व और सामाजिक उहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता के साथ प्रकट होता है। उहापोह मतलब जिंदगी की जो आपाधापी भाग दौड़, उसको उहापोह भी कहते हैं।
आज का समय और उसकी यांत्रिकता जिस तरह हर सजीव के अस्तित्व को गिराकर उसके अपने लपेटे में ले लेना चाहती है, कुंवर नारायण की कविता वहीं से आकार ग्रहण करती है और मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वार खोलती है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। यहां पर साफ साफ दिखाई देता है, और भी कई उदाहरण देखे होंगे आपने, कबीरदास जी के दोहे सुने होंगे कि व्यक्ति की पहचान रंग, रूप, कद, काठी, जाति, पाति, धर्म इनसे नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके गुणों से होती है, उसके आचरण से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके चरित्र से होती है। यदि हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा चरित्र और हमारे कर्म उज्जवल हैं, तो हमारी पहचान दसों दिशाओं में सूर्य के प्रकाश की भांति फैल जाती है। किसी को भी हम अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं। अरे भाई, तुम वो होते जो तुम बता रहे हो, तो ये कहने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, चलिए। उनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के वजह संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। मतलब जो भी उनकी रचनाएं हैं, जो भी हम उनकी कविताएं पढ़ेंगे, वो एकदम सहज रूप से समझी जा सकती हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है। यथार्थ, बार बार ये शब्द आता है, और मैं आपसे पूछूंगी, जब टेस्ट पेपर आपके समक्ष रखे जाएंगे तब इस तरह के प्रश्न आएंगे, जो कि मैं आपको वर्बली वीडियो में बताती हूं, जो कि रिटन नहीं है। सो प्लीज लिसन इट केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे और कौन कौन सी बातों का यहां मैं विवरण देती हूं। ठीक है। अब यथार्थ मतलब वास्तविकता, रियलिटी। तो उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। तुरंत काटे गए एक वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती यह कविता आज के समय की अपरिहार्य चिंताओं और संवेदनाओं का रचनात्मक अभिलेख है। यह कविता कुंवर नारायण के कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। अब देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण की कौन से काव्य संग्रह से संकलित है? तो कौन से काव्य संग्रह से है? इन दिनों से। काव्य संग्रह मतलब समझते हो, बहुत सारी कविताओं का एक ग्रंथ जैसा बना दिया जाता है। तो इन दिनों से ली गई है ये एक वृक्ष की हत्या। अब देखिए यहां पर आप बिल्कुल ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा, ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जिसने कभी पेड़ कटते ना देखे हों या उसको ये पता ना हो कि पेड़ों को काटा जाता है। सबको पता है, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं। हाँ, यदि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की हम बात करते तो हम कहते कि बेटा वृक्षों को काटा जाता है, उनमें जान होती है, उनको भी दर्द होता है, लेकिन आप नहीं जानते, लेकिन आपको जानना होगा। लेकिन आप बहुत स्मार्ट स्टूडेंट हैं, है ना। पेड़ है, प्लांट्स हैं, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हम जानते हैं, इनमें भी जान है, और यही है जो हम सबको स्वस्थ रखते हैं, तरोताजगी देते हैं, शुद्ध वायु देते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, जिसके सहारे हम अपना जीवन यापन विदाउट ये नहीं सिलेंडर और ये ढूंढते फिरते हैं ऑक्सीजन, उसके बिना भी रह सकते हैं। लेकिन इन्हीं वृक्षों की हत्या किस प्रकार से की जा रही है, ये इस कविता में कुंवर नारायण जी ने साफ साफ उजागर किया है। आखिर क्यों की जा रही है? ऐसे तो हम कभी भी कहते हैं ना, जीव हत्या पाप है, और ये चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हम जीते जागते उतने बड़े वृक्ष को काट देते हैं। क्यों? वो बोल नहीं सकता, वो चीख नहीं सकता, इसलिए हमें उसका दर्द दिखाई नहीं देता। उसके दर्द को ठीक है, आप नहीं देख सकते, आप अपने आप को तो देखो, अपने आप के भविष्य की तो चिंता करो। कि यदि आप सिर्फ अभी वर्तमान के बारे में अपने स्वार्थ की बात करोगे कि मुझे ये चाहिए तो मुझे फर्नीचर चाहिए, या फिर ये बहुत अच्छा व्यू है, यहाँ से सारा जंगल साफ करो, होटल का निर्माण करेंगे। अब उसके बाद सारी जगह यदि वृक्ष कट गए, होटल होटल, सड़क सड़क, अब क्या करोगे? तो यही प्रश्न किया है कविता के माध्यम से कवि ने कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं इस तरह से। वृक्षों की कटाई
क्यों इस तरह से की जा रही है और मनुष्य क्यों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते जा रहा है, जिस डाल पर बैठा है उसी डाल को काटे जा रहा है। हाँ, यही तो है कि वही जीवन जीने का प्रमुख साधन है, प्राकृतिक धरोहर है, और उसी को हम मारते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपना स्वार्थ पूरा करना है, अपना लालच पूरा करना है। चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट आपको अच्छी तरह से याद होगा, किस तरह से महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर वृक्षों को कटने से रोका था। वो कितना अच्छा वाला मूवमेंट था, आंदोलन था, जिसमें ये दिखाया था। और मतलब पूरा जो उस समय उत्तराखंड, यस उत्तराखंड की ये बात है, आपने भी पढ़ा होगा चिपको मूवमेंट के बारे में। तो क्यों आखिर ऐसा करते हैं हम? सूखे वृक्ष हैं या बूढ़े वृक्ष हैं जो अब कटने लायक हैं या उम्र की उम्र हो गई है, इट्स ओके, लेकिन जो अच्छे तरोताजे हैं उनको क्यों हम अपने स्वार्थ के लिए काट देते हैं? तो यहाँ पर इस कविता में यही बताया है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत कविता में कवि तुरंत काटे गए वृक्ष के बहाने पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर व्यथा को अभिव्यक्त करते हैं। क्या, किसके बारे में? पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश। सभ्यता का विनाश ही लिख दिया डायरेक्ट, क्योंकि यदि वृक्षों की कटाई इसी तरह से होती रही तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम अपने गले में ही सिलेंडर टांग कर घूमते नजर आएंगे। कवि के घर के सामने ही वर्षों पुराना एक बड़ा पेड़ था जो काट लिया गया है। कभी यह पेड़ दूसरों को छाया देकर उसकी थकान दूर करता था, उसके घर की रखवाली करता था, किंतु आज वह निर्जीव बन पड़ा है। पुराना होने के कारण उसके छाल धूमिल हो गए थे, उसकी डालियां राइफल की तरह तनी हुई रहती थीं। अक्खड़पन उसके नस नस में था। धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी में वह सदा चौकन्ना रहता था, किंतु आज वह बेजान हो गया। दूर से परिचय पूछकर दोस्तों को एक नई ताजगी देकर मन की व्यथा का हरण करने वाला वृक्ष दुश्मनों के द्वारा काट लिया गया है। कितनी अच्छी बात लिखी है कि जब कभी जैसे राहगीर चलते हैं, थक गए, कहाँ पेड़ दिख रहा है, आराम से बैठ गए और अपने दुख दर्द को साझा किया। कहाँ? उस पेड़ के नीचे बैठकर, मतलब मित्रों ने आपसी वार्तालाप की, वो हमारा एक छत्र छाया बना, और आज हमने उसी को काट दिया। ऐसा क्यों? वस्तुतः कवि यहाँ बताना चाहते हैं कि गांव शहर वातावरण को बचाना है तो पहले पेड़ को बचाना होगा, हमें वृक्षों को कटने से रोकना होगा। वृक्ष हमारे मित्र हैं, मित्र को दुश्मन समझकर उसका विनाश करना हमारा ही विनाश है, मानव जाति का विनाश। यदि हम अपने स्वार्थ में रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक साथ, अभी तो कहते हैं ना अस्थमा की बीमारी हो गई तो ये हो गया तो वो हो गया तो अचानक ये हो गया, कैसी कैसी बीमारियों के बारे में हम सुनते हैं जो पहले नहीं होती थी। आप पूछना अपने दादी से, नानी से, गांव में जाकर कभी कभी, या पूछना कि क्या ऐसी बीमारी, तो वो कहेंगे नहीं बेटा ऐसी बीमारी तो थी ही नहीं। क्या पता कौन कौन सी बीमारी अब घेर लेती है मनुष्य को। इसका कारण कौन है? मनुष्य, कोई दूसरा कारण नहीं है। प्रकृति जो हमारी धरोहर है, जिसकी रक्षा हमें करना चाहिए, और हम उसी का दोहन करते जा रहे हैं, उसी का विनाश करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, अब पढ़ते हम पहला काव्यांश। ध्यान से सुनिएगा। काव्यांश की जो भाषा रहती है कहानी या कथानक से थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। इसमें आपको फुल ऑफ कंसंट्रेशन से सुनना होता है ताकि समझ में आए, और यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो फिर कोई सा भी प्रश्न कर लेगा, आप उस उत्तर को दे पाएंगे। अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। यहाँ पर कवि ने अपने आप को रखा है कि एक बार जब मैं गया कहीं पर और जब मैं वापस आया तो वो नहीं था। कौन? एक बूढ़ा बड़ा वृक्ष जो पहरेदार की तरह मेरे घर के सामने था। कहाँ गया वो जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात? कवि कहते हैं कि जब वह प्रदेश से घर लौटे तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को ना देखकर सोच में पड़ गए कि कहाँ गया वह पेड़ जो यहाँ था, वो अब नहीं है। क्योंकि जब कभी घर आते तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाते थे। यही उन्होंने इन पंक्तियों में बताया है। देखिए नेक्स्ट है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त
जान। झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, राइफल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता। अब यहाँ पर आप देखिए कवि की कल्पना, कवि की रचनात्मकता, कितने अच्छे तरीके से उन्होंने पेड़ का बखान किया है कि एक बड़ा सा पेड़, ठीक है, एक ऐसा पेड़ जो बहुत पुराना, अब एक ऐसा पेड़ जो पुराना है और पूरी तरह से लगा हुआ है। अब उस पेड़ को कवि ने क्या कहा है? वही पुराना बूढ़ा पेड़। अब यहां लिखा है पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। जब पेड़ बड़ा हो जाता है, जैसे नीम के पेड़ देखे होंगे, पीपल के पेड़ देखे होंगे आपने, बरगद के पेड़ देखे होंगे, उनकी उम्र काफी रहती है। तो जब ऐसा ना उनकी जो स्टेम रहता है, जो तना रहता है, उससे झुर्रियां, अब यहाँ लिखा है झुर्रियोंदार खुरदुरा तना मैला कुचैला, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है तो उनके तने से गिरती हुई सी कुछ ऐसी छाल गिरती रहती है। ये भी आपने अनुभव किया होगा। और इस तरह से एक पगड़ी फूल पत्तीदार, कहीं कहीं कुछ फूल दिखाई दे जाते हैं क्योंकि उम्र बहुत हो गई है। कभी हरी पत्तियां तो कहीं सूखी सी पत्तियां, डालें भी हैं लेकिन खड़े हैं अपनी बिल्कुल एकदम मिलिट्री ऑफिसर की तरह, ठीक है। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता। यहाँ पर बूढ़े पेड़ का वर्णन किया है उन्होंने कि जिस तरह से किसान, यदि किसान का हम वर्णन करें, या मुंशी प्रेमचंद जी को आप भली भांति जानते होंगे, हिंदी के साहित्यकार, उपन्यासकार, कथाकार, कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। 1880 में जन्म हुआ था, 1936 में मृत्यु हुई थी। उन पर तो एक चैप्टर ही लिख दिया है लेखक हरिशंकर परसाई जी ने, प्रेमचंद जी का फटा जूता। जो व्यक्ति अपनी वेशभूषा से अधिक अपने कार्य पर ध्यान देते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो यहां पर जो दिखा है कि पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, हम हैं, आई एम द बेस्ट, हमारे पास जो है वही बहुत अच्छा है। ये सारा उन्होंने इस वृक्ष के, मतलब जो पुराना, या जो कवि ने यही कहा है कि मेरे घर के सामने एक रहता था पेड़, लेकिन जब वो लौटे परदेश से तो वहां पर वो पेड़ नहीं दिखा। आखिर वो पेड़ कहाँ गया, कहाँ चला गया? क्या उसको भी काट दिया गया? मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसका भी या उसकी भी हत्या कर दी क्या? यही सब बताया है इसमें। अब हम पढ़ेंगे व्याख्या। वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन, सूख चुका था उसका हरापन, डालें भी सूख गई थीं, पत्तियां झड़ गई थीं और कहीं कहीं कुछ हरी हरी पत्तियां दिख रही थी, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से युक्त था जो पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना खुरदुरा था। खुरदुरा समझते हैं ना, थोड़ा सा ऐसा खुरदुरा टाइप जो चिकना ना हो। हर विषम परिस्थितियों में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुरी के समान या बहादुर के समान खड़ा रहता था। सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सब कुछ झेलता था, सब कुछ, सारे मौसमों का सामना एकदम सिपाही की तरह झेलता रहता था, सामना करता रहता था। लेकिन अब वो पेड़ नहीं है। काव्यांश 3 है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना, अभी खाकी अपनी खाकी वर्दी में। अब खाकी वर्दी भी लिख दी, जैसे फौजियों की रहती है ना, चौकीदारों की रहती है, कि किस तरह से अपने आप को, अब सूखी पत्तियां हो गई तो जब भी हम पेड़ या डायग्राम बनाते हैं तो ब्राउनिश जो कलर रहता है उसका स्टेम बना लेते हैं, फिर लीव्स हम ग्रीन कर देते हैं, फ्लावर्स हमें बनाना तो रेड या पिंक कर देते हैं। तो ये जैसे आसमान बनाते हैं तो ब्लू कर देते हैं, पानी बनाते हैं तब भी ब्लू या नीला कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि अपनी खाकी वर्दी, मतलब पेड़ बहुत पुराना है, पेड़ सूख सा चुका है, पूरी तरह सूखा नहीं है, उसमें ऊपर अभी भी हरी हरी पत्तियां हैं, कुछ फूल हैं जो कि पगड़ी के समान दिखाई दे रही हैं। ठीक है, कवि कहते हैं कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी, सर्दी, बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में, अर्थात छाल नष्ट होने के कारण हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि बड़ा हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है। नेक्स्ट है, दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में।
दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। जानी दुश्मन कौन? खतरनाक अभिनेता संजीव कुमार वाली मूवी, या एक और जो आई थी पुरु राजकुमार, जो जिसमें अक्षय कुमार भी थे, सोनू निगम जी भी थे, जिसमें वो कई रूप धारण कर लेता था, जानी दुश्मन। आई थिंक आपने वो मूवी देखी होगी। तो अब यहाँ पर लिखा है, दूर से ही ललकारता, जैसे ही मैं आता, जब कभी भी मैं आता, दूर से ही मुझे कहता कौन, क्योंकि पहरेदार की तरह खड़ा रहता था ना। तो मैं कहता, क्या कहता? मैं दोस्त, तुम्हारा ही दोस्त। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छांव में, और अच्छा लगता है, एकदम चैन की सांस लेते हैं। जब गर्म तपती दोपहरी में कहीं जाते हैं तो ढूंढते हैं ना कि काश कहीं थोड़ी सी तो छांव मिल जाए। और वृक्ष, लताएं, फूल, पत्तियों को कितना हम तरस जाते हैं जब कड़ी धूप, जेठ या वैशाख जेठ की जब गर्मी रहती है, मई जून की जब गर्मी रहती है। ठीक है, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ अच्छाई है होती है, वहाँ बुराई भी है, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी है, और जीवन है तो मृत्यु भी अटल है। इसलिए हर परिस्थिति का सामना करते हुए, हमें हर एक सिचुएशन का सामना करते हुए आराम से जाना है, लेकिन अपने ही पैरों पर, अपने ही हाथों से कुल्हाड़ी तो नहीं मारना है, जो कि अब होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? मनुष्य अपने ही हाथों से वृक्षों को काटकर अपनी ही हरी भरी खुशहाल जिंदगी को नष्ट करने पर तुला है, अपनी ही प्रकृति को नष्ट करने पर तुला है। आखिर क्यों? आखिर क्यों नहीं सोचता वो कि आज जो सिर्फ मैं बनकर अहंकार यहाँ है ना, वो कब तक रहेगा? मैं मतलब मेरे लिए तो सिर्फ 2 गज जमीन ही काफी है, जिसमें ना तो मैं कुछ लेकर आया था, ना मुझे कुछ लेकर जाना है। इतनी सी जमीन काफी है जहां पर मैं बस लेट सकूं हमेशा के लिए। लेकिन फिर भी ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, सब मुझे चाहिए। उसके पास इतना है, मुझे भी उससे ज्यादा चाहिए। इसी के लालच में आकर ये व्यू अच्छा है, ये जंगल काट दो, यहाँ पुलों का निर्माण कर दो, यहाँ होटल बना दो, बहुत सारे पैसे आएंगे। क्या करोगे? क्या करेंगे हम सिर्फ पैसे का? क्योंकि सिर्फ पैसे से खुशियां तो खरीदी नहीं जा सकती। फिर क्यों हम पैसा पैसा करते हैं, पैसे पर ही मरते हैं। थोड़ा सा हमें बुद्धिमानी के साथ कार्य करना होगा और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षों की कटाई को रोकना होगा। पढ़ते हैं व्याख्या। कवि कहते हैं कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता है तो वो दूर से ही क्या कहता कि वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह है कि जैसे चौकीदार आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे ही वह पेड़ कवि से जानना चाहता था। तब कवि अपने आप को उसका दोस्त कहते हुए पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट ना दे। तभी तो कविता का नाम है एक वृक्ष की हत्या। और जो सोचा वही तो हो रहा है, वैसा ही तो होता है। अगला है कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। और यदि घर में ही दुश्मन हो और दुश्मन का कोई रंग रूप अलग ना दिखाई दे, तब कैसे पहचाने कि दोस्त कौन और दुश्मन कौन? कहावत आपने सुनी होगी ना, घर का भेदी लंका ढाए। या फिर वो भी सुनी होगी कि कई जयचंद हैं। कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं भी हैं, कुछ ऐसी हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि विभीषण तो एक कितना अच्छा पात्र था ना। रावण का भाई था छोटा, जो कि धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन फिर भी उसका जब भी नाम लिया जाता है तो अपने ही भाई के दुश्मन के रूप में नाम लिया जाता है। कोई भी उसका नाम ऐसे नहीं लेता है कि बहुत अच्छे थे, जबकि वो अच्छे थे। लेकिन चूंकि उन्होंने अपने भाई, जो कि मानते हैं रावण जो थे वो महाज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, सारे मतलब तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले, लेकिन अहंकार के वशीभूत होकर अपनी सद्बुद्धि को कुबुद्धि में हो बैठे। और उनकी जो मृत्यु थी, दशानन रावण, उनकी मृत्यु जब राम, श्री राम उनके सर काटते गए और तुरंत वो फिर से जीवित हो जाते, तो विभीषण ने बताया कि प्रभु
नाभि में तीर चलाइए, और तब जाकर कहीं रावण की मृत्यु हुई। तो अपनी भाई की मृत्यु का कारण कौन बने? विभीषण। इसलिए जब कभी भी नाम लिया जाता है विभीषण का, तो नेगेटिव वे में लिया जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। भले ही वो अच्छे थे, लेकिन वे भाई की मृत्यु का कारण तो बने ना। ठीक है, तो यहां पर यही है कि आखिर नुकसान पहुंचाता कौन है? आस्तीन का सांप आपने सुना होगा, है ना, कि क्या है, कहीं कोई आस्तीन का सांप तो नहीं? राक्षसों को, दुश्मनों को, जो दुश्मन है, जो शत्रु है, कम से कम वो दिखाई तो दे रहा है, वो अपनी शत्रुता दिखाता तो है। लेकिन जो मीठी मीठी बोल के, अच्छा व्यवहार करके आस्तीन का सांप बनकर साथ में रहकर छुरा भोंप देते हैं, उनको कैसे पहचाना जाए? हाँ, ये तो बहुत मुश्किल है। इससे अच्छा तो वे शत्रु हैं जो दूर से ललकारते हैं और जो भी बुरा भला कहते हैं, कम से कम हमें दिख तो रहे कि वो हमारा बुरा चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग जो निकट रहते हुए कुछ ऐसा करते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं, उनको कैसे देखा जाए? क्योंकि मन की बात, मन के भेद को तो स्वयं परमात्मा नहीं समझ पाया कि किसके मन में छुपा क्या है ना? तो कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। अब कभी कहते हैं कि घर का, जब हमें घर को बचाना है तो लुटेरों से, कहीं लूट ना ले कोई, कहीं चोरी डकैती ना हो जाए। शहर को बचाना होगा हत्यारों से, तथा देश को बचाना होगा देश के दुश्मनों से। अर्थात घर, शहर तथा देश सभी सुरक्षित रहेंगे जब वृक्षों की रक्षा होगी। वृक्ष जब सही सलामत रहेंगे, तभी घर, शहर और देश भी सही सलामत रहेंगे। वही बात आ गई ना कि पर्यावरण और मनुष्य एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। कोई किसी से अलग होकर अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसलिए ये जब एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर क्यों हम इन वृक्षों की कटाई करके और सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं? ये सब कवि हमसे प्रश्न करते हैं। आगे लिखा है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। क्या बात कही है कवि ने कि क्या क्या बचाना है हमें? नदियों को नाला हो जाने से। अब कैसे नदियां नाले हो जाती हैं? बोलो बोलो, बताओ। क्या नदियां नाले होती हैं, या नाले को ही हम नदियां कहते हैं, या फिर नदियां और नाले अलग अलग चीज होती है? नदियों शब्द सुनते ही पवित्र जल याद आता है, नदियों का पानी पीने योग्य होता है, लेकिन नाला गंदा। अब नदियां नाला कब बन जाएंगी? जब मनुष्य कोई भी फैक्ट्रीज, या जो आप देखते हैं कि किस तरह से वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है, फैक्ट्री से निकलने वाले गंदे पदार्थों को नदियों नालों में बहा दिया जाता है, और वही जो साफ है, आज हमारी जो बड़ी बड़ी पवित्र नदियां मानी जाती हैं, उनको भी दूषित कर रहा है कौन? हम, मनुष्य। हवा को धुआं हो जाने से। अब वायु प्रदूषण कैसे हो रहा है? फैक्ट्रीज में तरह तरह के केमिकल्स या जो भी कुछ भी निर्माण हो रहा है, उड़ा दो, सब उड़ा दो। अब वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वो इतना विषैला धुआं बनकर जाती है, और वही हमारे सांसों में जाती है और फेफड़ों को तहस नहस कर देती है, एकदम बेजान जैसा बना देती है। और कब किस तरह की खतरनाक बीमारी से मनुष्य ग्रसित हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं तो अपना जीवन बहुत अच्छे से जीता हूं, मैं तो बड़ा संतुलित आहार लेता हूं, मैं तो अपनी दिनचर्या भी अच्छी रखता हूं। अकेले में ऐसे क्या होगा? हमसे सब होगा। ठीक है। खाने को जहर हो जाने से। अब खाने में भी तरह तरह की चीजें हैं शुद्ध। हमें क्या लगता है जो पैकेट्स हैं, जो भी हम फूड पैकेट्स लेते हैं, पैक्ड है भाई, सही होगा, लेकिन किस तरह से उसका क्या क्या होकर हमारे पास आ रहा है। लेकिन नहीं, हमें तो पैकेट्स चाहिए। लेकिन अब यहां पर दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि आखिर हम शुद्ध लाएं कहां से? पहले जो शुद्ध, जैसे घी की हम बात करें, गाय के घी की, भैंस के घी की बात करें, कि रोटियों में घी यहां लगता था, खुशबू दूसरे तीसरे कमरे तक पहुंच जाती थी। और आज कितना भी घी का हलवा बना लो, घी समझ में नहीं आता घी है क्या है। तो अब उस घी को खाने से होगा क्या? नहीं, हम तो ना 4-5 किलो तो घी खा ही जाते हैं। खा लो,
उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, थक्के जम जाएंगे खून के। वो तो कितना अच्छा खाते थे फिर भी चले गए, अब क्या करें। तो ये इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन? हम। हाँ, हम ही हैं। बचाना है जंगल को मरुस्थल होने से। जंगल और मरुस्थल, मरुस्थल मतलब रेगिस्तान पूरा, जहां वृक्ष नहीं होते, त्राही त्राही मच जाती है पेड़ों की, जानवरों को प्यास के पानी के लिए। तो जब जंगलों की कटाई होती जाएगी तो राजस्थान, रेगिस्तान, मरुस्थल सब एक हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से कवि ने बताया है। कवि कहते हैं कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधों की रक्षा नहीं की जाएगी तो मानव सभ्यता नहीं बचेगी। इसीलिए हम सभी को मिलकर पर्यावरण को बचाना ही होगा। सो प्लीज 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 मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के कंधों पर, आप लोग आने वाले समाज के भावी नागरिक हैं। आप आने वाले समाज के या राष्ट्र के एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में हैं। तो अपने आप को अभी से अवेयर कर लीजिए, जागरूक कर लीजिए। अपना जो आप हैप्पी बर्थडे टू यू या जो भी हम करते हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं, तो कम से कम एक पौधा हम लगाएं। इधर उधर के महंगे ये जो उपहार दे रहे हैं, पैकेट्स में देते हैं, उसकी जगह एक पौधा उपहार में दे दें। हाँ, क्यों हम पैसे की बर्बादी करें, कम से कम एक पौधा तो दे दें। ठीक है, नहीं हमारे पास गमले हैं ना, काफी है, जितनी जगह है उसका भी तो हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, पौधारोपण करें, वृक्षारोपण करें, वृक्षों की कटाई होने से रोकें। ऐसे शौक ना करें जिससे प्रकृति का हनन हो। नहीं, मुझे तो ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, हमें सबके बारे में सोचना होगा। हम मनुष्य हैं भाई, सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनाया है मनुष्य ने, भगवान ने हमें। सर्वश्रेष्ठ मतलब जो सबका भला चाहता है, वही तो श्रेष्ठ कहलाता है। अब जो सिर्फ स्वार्थी हो जाएगा, कुछ समय बाद ना भगवान कहेंगे, अरे यार इसको कहां से मैंने सर्वश्रेष्ठ बना दिया, इसको नीचे बना देते, कोई कीड़ा मकोड़ा। सारे मनुष्य आ जाएंगे, इतने छिपते थे और चींटियां हो जाएंगी बड़ी बड़ी, फिर हम क्या कर लेंगे बता। तो ये सारी बातें हैं कि हमें अपने जीवन में हर एक को प्रण लेना होगा कि हम वृक्षों की कटाई को रोकेंगे, वृक्षारोपण या प्लांटेशन या पौधारोपण करेंगे। ठीक है, तो हम सबको मिलकर बचाना होगा। इसी आशा के साथ हमेशा मैं आप पर बहुत 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 ज़्यादा भरोसा करती हूँ, पता है, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत समझदार विद्यार्थी हैं, बहुत स्मार्ट विद्यार्थी हैं आप। और एक और बात पता है क्या अच्छी लगती है मुझे आपकी जनरेशन की, कि आप लोग अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से डिवोटेड हैं, समर्पित हैं। हाँ, आप ना यूं ही मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों में से नहीं है। आई कैन सी, मैं स्कूल में देख सकती हूँ, घर में देख सकती हूँ, आप लोगों के रुझान जब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ उसमें भी मुझे दिखाई देता है कि आप लोग कर्मठ हैं। आप अपने मतलब मेहनत पर भरोसा रखते हैं। ये नहीं है तो खा लेंगे, सो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन हमेशा फ्री देगा। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सीएआईबी, जेएआईबी, आरआरबी, एसएसबी, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर 100% फ्री उपलब्ध है और होते रहेंगे। सो प्लीज किसी भी प्रकार की टेंशन मत लेना। आप एजुकेशन से रिलेटेड आप कर लीजिए अपने आप को टेंशन फ्री, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है ऑलवेज फ्री, आपके लिए है, हमेशा के लिए है। ठीक है, अब आपको वीडियोस जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम कौन से में देखना है वो आप पर निर्भर करता है। तो हिंदी मीडियम की मैं बात करूंगी तो जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। कौन सा वीडियो देखना है, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का या फिर हिंदी का। यदि आपको देखना है हिंदी क्लास 10 गोधुली, क्या देखना चाहते हैं, पाठ्यक्रम या कोई चैप्टर, मान लीजिए मैं एक उदाहरण बता देती हूँ कि आपको पाठ्यक्रम देखना है, क्लिक किया, पाठ्यक्रम का वीडियो आ जाएगा, लाली मैडम प्रकट हो जाएंगी और अच्छे से यदि आप सुनोगे तो लाली मैडम की सारी बातें आपको समझ में आएंगी और वीडियो पसंद भी जरूर आएगा। जब पसंद आएगा तो लाइक करना, हाँ,
लाइक करना है, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त होते रहें, और अधिक से अधिक शेयर करो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके सभी फ्रेंड्स भी ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। ओके, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना, बाय बाय, थैंक यू सो मच।